दोस्तों, संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान में आरंभिक समय में शामिल किया गया था, परंतु बाद के वर्षों में स्वतंत्रता के बाद जब संविधान लागू हुआ तो संपत्ति के अधिकार को लेकर के कई सारे विवाद हुए और इस वजह से जो है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के मध्य टकराव देखने को भी मिला। बाद में जाकर के सरकार ने संवैधानिक संशोधन किए और संपत्ति के अधिकार में बदलाव किए गए। तो आइए दोस्तों, हम एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 11th के सेकंड चैप्टर के तहत इस वीडियो की हम चर्चा करते हैं, जिसमें कि हम संपत्ति के अधिकार की स्थिति को देखेंगे कि वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार जो है वो किस प्रकार से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, अगर हम इसकी मूल स्थिति को देखें तो भारतीय संविधान के मूल रूप में संपत्ति अर्जन, स्वामित्व और संरक्षण एक मौलिक अधिकार था भारतीय संविधान में आरंभिक समय में, जब 1950 में संविधान लागू हुआ था। तो परंतु कुछ विवाद हुए बाद के वर्ष में संविधान में यह कहा गया था कि सरकार लोक कल्याण के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। यहीं से मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के मध्य जो है टकराव आरंभ हुआ और फिर न्यायालय पहुंचे लोग। तो न्यायालय का रुख इस प्रकार से था कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि संपत्ति का अधिकार संविधान के मूल ढांचे, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, का हिस्सा नहीं है। जो 1973 में एक केस के माध्यम से ये फैसला आया था, इसलिए संसद इसमें संशोधन कर सकती है, ऐसा कहा गया था 1973 में, क्योंकि इसी समय मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था कोर्ट के द्वारा। अब देखें, अगर 44वां संविधान संशोधन 1978 की बात करें तो जनता पार्टी की सरकार थी इस समय में और इसे मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को इन्होंने हटा दिया और वर्तमान समय में ये भारतीय संविधान में एक कानूनी अधिकार के तौर पर जो है आर्टिकल 300A के तहत जो है शामिल किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया था मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को। अब वर्तमान समय में ये एक कानूनी अधिकार है जो कि संविधान के अनुच्छेद 300A में ये शामिल किया गया था। अब अगर हम देखें संसद और न्यायपालिका के बीच अगर विवाद को हम देखें तो यह विवाद मुख्य रूप से संविधान के संशोधन की शक्ति को लेकर के था। 1973 में जो मूल स्ट्रक्चर का जो पार्ट आया था, जो फैसला आया था, इस समय पे सरकार का मत था कि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान, चाहे वो मौलिक अधिकार ही क्यों न हो, इसमें संशोधन की पूर्ण शक्ति रखती है। परंतु न्यायपालिका का मत था कि संसद ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है जो नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे। तो इसलिए ऐतिहासिक समाधान जो है ये केशवानंद भारती मामले के रूप में जाना जाता है और इस मुकदमे में के निर्णय में इस लंबे विवाद को समाप्त होता है और न्यायालय ने मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत प्रतिपादित किया इस मामले के बाद। और दरअसल इस मामले के बाद में मूल ढांचे का सिद्धांत आया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह उसकी जो मूल विशेषता है संविधान की, या जो आधारभूत ढांचे हैं, उसको नहीं बदल सकती है। दोस्तों, मौलिक अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु जो संविधान में जो प्रावधान है, जो आर्टिकल 368 के माध्यम से किया गया है संविधानिक संशोधन का प्रावधान, उसी के तहत किया जा सकता है। और 1973 में जो केशवानंद भारती मुकदमे में जो निर्णय आया था, उसमें यही जो मेन लाइन है, ये इसको याद रखेंगे आप कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो उसकी मूल विशेषताओं या आधारभूत ढांचे को नहीं बदल सकती है। यानी कि कोई भी सरकार ऐसा नहीं करेगी कि जो भारतीय संविधान की जो मूल विशेषताएं हैं, जो भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है, उसी को पूर्ण रूप से परिवर्तित करके रख दे। तो इसीलिए इस वाद को जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। 1973 केशवानंद भारती मुकदमा याद रखेंगे। दोस्तों, अब जो मुख्य बिंदु है संपत्ति के अधिकार से संबंधित, तो आप इसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि 1973 में केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे का सिद्धांत आया और इसके बाद के वर्षों में जाकर के 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है जनता पार्टी की सरकार के दौरान। और इस समय पे मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा करके भारतीय संविधान में एक कानूनी अधिकार के तहत जो है आर्टिकल 300A के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को शामिल कर लिया गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए ये आपके जानकारी को ज़रूर बढ़ाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।